हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। अब सेकेंड यूनिट जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन का पार्ट 1 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इस चैप्टर में हम लोग इनहेरिटेंस के लॉज के बारे में स्टडी करेंगे, फादर ऑफ जेनेटिक्स के बारे में स्टडी करेंगे एंड डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएशंस के बारे में। बेसिकली जेनेटिक्स है क्या? जेनेटिक्स एक ग्रीक भाषा से उत्पन्न जेन शब्द से उत्पन्न एक शब्द है। जेन का मतलब होता है टू ग्रो, टू ग्रो या वृद्धि करना। और इस टर्म को सबसे पहली बार बेटसन ने 1905 में प्रपोज किया था। फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से हम लोग ग्रेगर जॉन मेंडल को जानते हैं, जिन्होंने अपने काम के बारे में बहुत कुछ बताया और बाद में उनको, जब तक वो जीवित रहे, उनके बारे में किसी ने नहीं जाना, उन्हें किसी ने नहीं पहचाना। लेकिन उनके डेथ के बाद में जब 3 अलग अलग साइंटिस्ट ने वही काम किया जो ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था, तब से उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाने जाने लगा। जेनेटिक्स बेसिकली 2 चीज़ों पे वेरी करती है। पहला इनहेरिटेंस या हेरिडिटी और दूसरा वेरिएशंस या विभिन्नताएं। इनहेरिटेंस क्या है? आनुवंशिकता क्या है? जीवों में हर एक जीव अपने ही समान जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, उसे जनन कहते हैं। और जनन के माध्यम से जो भी कैरेक्टर्स एक पेरेंट से उसकी संतान में उत्पन्न होते हैं, उसको हम आनुवंशिकता कहते हैं। जिन लक्षणों की वंशागति होती है उनको आनुवंशिक लक्षण कहा जाता है। आनुवंशिक लक्षण जिन्हें ट्रेड्स भी कहते हैं। इन लक्षणों की वंशागति होती है। अब वेरिएशंस क्या हैं, विभिन्नताएं क्या हैं? हम लोग सभी जानते हैं हर एक जीव दुनिया में दूसरे जीव से भिन्न है। भिन्न कैसे? जैसे हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, ह्यूमन बींग्स में एक ही माता पिता की संतानें होते हुए भी उनके सारे बच्चे आपस में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। जैसे एक कपल है, उनके अगर 4 बच्चे हैं, चारों अपने आप में एक दूसरे से वेरिएंट होते हैं, एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। ये विभिन्नताएं 2 तरीके की हो सकती है, या तो सोमेटिक वेरिएशंस या तो हेरिडिटरी वेरिएशंस। सोमेटिक वेरिएशंस कहते हैं जो दैहिक लक्षणों की वजह से आती हैं, दैहिक कारणों की वजह से आती हैं, जो हमारे जलवायु पे डिपेंड करती हैं, जो हमारे सोमैटिक कैरेक्टर्स पे डिपेंड करती हैं, जो हमारे रहन सहन पर डिपेंड करती हैं। और ये जो वेरिएशंस होती हैं, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होती हैं, इनकी हेरिडिटरी नहीं होती है। जबकि जो हेरिडिटरी वेरिएशंस होते हैं, ये जीन्स के कारण होते हैं, आनुवंशिक लक्षणों के कारण होते हैं, और ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होते हैं। जैसे अगर हम बात करें कुछ एक डिजीज़ की, जैसे डायबिटीज़, हम इसको मानते हैं ये एक हेरिडिटरी डिजीज़ है। जैसे हम बहुत सारे बच्चों से कहते हैं, कई बार हम लोग आपस में सुनते हैं, आपकी हाइट आपके फादर पे गई है, आपके कलर आपकी मदर पे गया है, आपकी आंखों का रंग आपकी दादी पर गया है। these traits are the hereditary variations, और ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होते हैं। अब हम लोग इनहेरिटेंस के बारे में स्टडी करने से पहले हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स के बारे में बात करते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल ऑस्ट्रिया के निवासी थे। ये ब्रून शहर में रहा करते थे। 1856 से 1863 तक लगातार 8 सालों तक इन्होंने अपना काम किया। बेसिकली ये जो मेंडल थे, ये एक प्रीस्ट थे। इन्होंने अपनी स्टडीज़ मैथमेटिक्स में की थी। मैथमेटिक्स में स्टडीज़ करने के बाद इन्होंने जॉब किया, जॉब से सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, जॉब छोड़ करके ये एक चर्च में जाकर के पादरी बन गए, प्रीस्ट बन गए। वहाँ जाकर के जब प्रीस्ट चर्च का जो ओपन एरिया हुआ करता था, वहाँ पर इन्होंने प्लांटिंग करना शुरू कर दिया, क्योंकि इनका ओरिजिन जो था वो एक फार्मर फैमिली से था, तो इनको एग्रीकल्चर के बारे में बहुत सारे टिप्स मालूम थे। इन्होंने अपने जो लॉन एरिया था वहाँ पर प्लांट्स को उगाना शुरू किया, और जिस प्लांट पर इन्होंने काम किया था वो थी एक मीठी मटर, जिसको हम पाइसम सेटाइवम के नाम से जानते हैं। ये इस पर लगातार 8 सालों तक इन्होंने काम किया, और जो भी अपना काम था उसको मैथमेटिकली अपने पास एक उसमें नोट करते गए। जो भी इनके रिजल्ट्स निकले उसको 1866 में इन्होंने प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून में
पौधों के संकरण के प्रयोग नामक एक हेडिंग में छप पाया। लेकिन जब तक मेंडल जिंदा रहे उनके बारे में, उनके काम के बारे में किसी ने उनको नहीं सराहा और किसी ने उनको सच नहीं माना। उनके काम के कई सालों के बाद ह्यूगो जीब्रिस, ट्रेसमार्क एंड कॉरेस, 3 अलग अलग साइंटिस्ट 3 अलग अलग जगहों पर इन्होंने यही काम करके देखा जो मेंडल ने किया था। इनके रिजल्ट्स एग्जैक्टली सिमिलर थे जो मेंडल के रिजल्ट थे। जब इन्होंने अपने रिजल्ट्स को बताया तो उसके बाद से मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाना गया। मेंडल को इस ख्याति को मिलने में उनकी जो डेथ थी उसके बाद उनको ये ख्याति मिली। अपनी डेथ के बाद उनको लोगों ने उनके महत्व को समझा और तब उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से उत्पादित किया। अब हम लोग मेंडल के बाद अब हम लोग बात करते हैं पाइसम सटाइवम की। मेंडल ने पाइसम सटाइवम के पौधे का जो चयन किया उससे उनको क्या बेनिफिट्स हुए और क्यों फायदेमंद रहा स्वीट पी का चयन करना। सबसे पहली बात, इनमें कुछ बेसिक कैरेक्टर्स थे जिसकी वजह से पाइसम सटाइवम पर काम करना उनके लिए बहुत फायदेमंद था। सबसे पहली चीज़ डिस्टिंक्ट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। मटर के जो पौधे होते हैं उनमें कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का मतलब होता है अगर एक पौधा लंबा है तो उसी का विपरीत एक ड्वार्फ या बौना पौधा हो। अगर उसमें फ्लावर का कलर रेड है तो उसी का कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर वाइट फ्लावर भी प्रेजेंट हो। अगर सीड्स का कलर येलो है तो उसका कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ग्रीन भी प्रेजेंट होगा। मीन्स बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इसमें मौजूद थे। दूसरा चीज़, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन पाया जाता है, लेकिन जब कभी भी ज़रूरत हो तो क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण भी आसानी से कराया जा सकता है। जब मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन को स्टार्टिंग में रोक करके क्रॉस पॉलिनेशन का ही यूज़ किया था। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, जो प्लांट्स होते हैं इसके वो एनुअल होते हैं जिनका जीवन काल केवल 1 साल का होता है। मीन्स दे आर एनुअल होते हैं। इनका लाइफ स्पैन छोटा होता है तो इनकी कई सारी प्रोजेनीज को बहुत शॉर्ट टर्म में स्टडी किया जा सकता है। इसके बाद इनके जो हाइब्रिड्स होते हैं वो फुली फर्टाइल होते हैं। हाइब्रिड्स अपने ही जैसी संतानों को उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो 7 कैरेक्टर्स जिन पर मेंडल ने काम किया था उन 7 कैरेक्टर्स के कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स इसमें मौजूद थे। वो जो 7 कैरेक्टर्स मेंडल ने मटर में स्टडी किए थे वो सबसे पहला कैरेक्टर था पोजीशन ऑफ द फ्लावर। फ्लावर की पोजीशन क्या है? एक्सिलरी या टर्मिनल। जो पुष्प की स्थिति है वो या तो एक्सिलरी होती है या उसके ऑपोजिट टर्मिनल स्थिति पे होती है। कलर ऑफ द फ्लावर, पुष्प का रंग कैसा है? पर्पल है या रेड है या उसका कॉन्ट्रास्टिंग वाइट है। हाइट ऑफ द प्लांट कैसी है? या तो प्लांट टॉल है या उसके ऑपोजिट ड्वार्फ है। कलर ऑफ द सीड पोड कैसा है? या तो येलो है या उसका कॉन्ट्रास्टिंग ग्रीन कलर है। शेप ऑफ द सीड, सीड का जो शेप है वो या तो गोल है या फिर रिंकल्ड है। सीड का जो कलर है वो या तो ग्रीन है या येलो है। और लास्ट, शेप ऑफ द पॉड कैसी है? या तो फूली हुई या फिर कॉन्स्ट्रक्टेड, सिकुड़ी हुई। मेंडल ने जब पाइसम सटाइवम को यूज़ किया था तो जो ये 7 कैरेक्टर्स थे उन 7 कैरेक्टर्स को स्टडी किया और मेंडल अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा भाग्यशाली रहे कि ये 7 कैरेक्टर्स अलग अलग जीन्स पर स्टे करते थे। तो मेंडल को जो अपने कामों में सफलता मिली उसके कुछ कारण थे कि सबसे पहली चीज़, मेंडल ने उसके कुछ खास कारण थे। मेंडल को अपने काम में सफलता मिली उसके लिए उन्होंने एक खास प्रयोग विधि, एक एक्सपेरिमेंट टेक्निक का यूज़ किया था जिसके कुछ बेसिक पॉइंट्स थे, जैसे सिंगल ट्रेट एट अ टाइम। उन्होंने एक बार में केवल एक ही लक्षण को स्टडी किया था और ये उनके जो एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स मिलने थे उसके लिए एक बहुत बड़ा साधन उपलब्ध हुआ। उन्होंने बहुत सारे कैरेक्टर्स को एक साथ स्टडी नहीं किया, बल्कि जैसे अगर टॉलनेस है तो केवल टॉलनेस और डॉफनेस को स्टडी किया। अगर बीज का रंग है तो केवल एक बार में बीज के रंगों को स्टडी किया। एक बार में केवल एक ही लक्षण को उन्होंने स्टडी किया। दूसरा,
उन्होंने केवल एक ही प्रोजेनी पर या 2 प्रोजेनी या 3 प्रोजेनीज को नहीं स्टडी किया, बल्कि जितने भी संकरण कराए उनके कई सारी प्रोजेनीज को स्टडी किया, कई सारी संततियों के बारे में रिजल्ट्स को ऑब्टेन किया और उन रिजल्ट्स की न्यूमेरिकल एनालिसिस की। जितने भी उनके जो एक्सपेरिमेंट्स थे उसमें जो रिजल्ट्स उनको मिल रहे थे उनको उन्होंने अलग अलग क्यारियों में रखा। मीन्स जो प्योर लाइन्स थी उनको अलग क्यारियों में बोते थे और जितने भी हाइब्रिड ब्रीड्स थे उनको आप अलग लाइनों में रखते थे। मीन्स उनके लिए अलग अलग क्यारियाँ तैयार करते थे। हर एक रिजल्ट की न्यूमेरिकल एनालिसिस किया करते थे, उनका मूल्यांकन किया करते थे, उन पर एनालिसिस करके जो रिजल्ट्स ऑब्टेन होते थे उनको अपने पास लिख कर रखा करते थे। क्रॉसिंग टेक्निक्स जो थी पर परागण के लिए, बेसिकली हम लोग जानते हैं मटर का जो पौधा होता है वो सेल्फ पॉलिनेटेड होता है, उसमें स्वपरागण पाया जाता है। लेकिन उन्होंने 2 ब्रीड्स को स्वपरागण करने का मतलब होता है, अगर पौधा लंबा है, अगर पौधा टॉल है तो स्वपरागण होगा, सेल्फ पॉलिनेशन अगर होगा तो उसके सारे पौधे लंबे ही उत्पन्न होंगे। लेकिन इन्होंने क्या किया, एक पौधा टॉल लिया, उसको एज अ मेल यूज किया और दूसरा पौधा लिया जिसको उन्होंने एज अ फीमेल ट्रीट किया और वो ड्वार्फ पौधा था। एक पौधा प्योर टॉल और एक पौधा प्योर ड्वार्फ, मतलब 2 अलग अलग स्पीशीज को, 2 अलग अलग वैरायटीज को उन्होंने एक साथ क्रॉस करा दिया। सेल्फ पॉलिनेशन की जगह क्रॉस पॉलिनेशन का यूज किया। क्रॉस पॉलिनेशन टेक्निक के लिए इमेंस्कुलेशन टेक्निक को यूज किया। इमेंस्कुलेशन में क्या किया जाता है, जब भी फ्लावर होता है उसका जो एंथर होता है उनको अलग कर दिया जाता है, जिससे कि एंथर का जो फर्टिलिटी टाइम है वो एंथर्स अगर हट जाएंगे तो उसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेराइल हो जाएगा और दूसरे फ्लावर का जो गायनेशियम था उसको स्टेराइल कर दिया। और जब उन दोनों के बीच में पॉलिनेशन कराया तो क्रॉस पॉलिनेशन हुआ और उनसे उत्पन्न पौधे 2 अलग अलग एलील्स वाले उत्पन्न हुए। अगर इनका क्रॉसिंग ओवर कराया तो एक कैपिटल टी का अलील और एक स्मॉल टी का अलील आया, मीन्स क्रॉस पॉलिनेशन को उन्होंने यूज किया। अब जब हम लोग इन जेनेटिक्स की बात कर रहे हैं, इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हम लोग जो बार बार यूज़ करेंगे उनके बारे में छोटा सा स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले एलिलोमॉर्फ। एलिलोमॉर्फ या फिर युग्म विकल्पी। युग्म विकल्पी का मतलब होता है कोई भी एक पेयर जिसमें जो युग्म हैं, जो जोड़े हैं, उनका आकार तो अलग अलग हो सकता है, साइज तो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन उनका जो शेप होगा वो हमेशा सेम रहेगा। साइज वेरी कर सकता है लेकिन शेप जो होगा वो सेम रहेगा। इसके बाद अलील्स क्या होते हैं? एलील्स कहते हैं किसी भी मान लीजिए हम किसी क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं, इस पर जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर प्रेजेंट हैं ये 2 अलग अलग एलील्स हैं। दोनों मिलकर के एक जीन बनाते हैं, लेकिन जीन के हर एक पार्ट को, हर एक सेगमेंट को हम लोग एलील कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 2 एलील्स हैं, एक डोमिनेंट एलील है और एक रिसेसिव एलील है। एलील्स को मेंडल के टाइम में ट्रेट्स नाम दिया गया था। इसके बाद जीन्स, किसी भी क्रोमोसोम पे पाया जाने वाला डीएनए कंटेंट जो डीएनए का बना हुआ हो और 2 एलील के जोड़ों से मिलकर बनता है, वो दोनों डोमिनेंट हो सकते हैं, वो दोनों प्योर रिसेसिव हो सकते हैं, या वो एक प्योर और एक रिसेसिव होकर हाइब्रिड हो सकता है, एंड दिस पेयर इज नोन एज जीन। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस या एक संकर संकरण का मतलब होता है कि मेंडल को अपने कामों में सफलता ही बेसिकली मोनोहाइब्रिड क्रॉस की वजह से मिली थी। उन्होंने जो सबसे पहला काम किया था
वो एक बार में केवल एक सिंगल ट्रेड को ही लेकर स्टडी किया था। तो जब हम एक सिंगल ट्रेड, सिंगल कैरेक्टर को लेकर स्टडी करते हैं, सिंगल ट्रेड को लेकर स्टडी करते हैं, तो उसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। डाइहाइब्रिड क्रॉस जब दो ट्रेड्स को लेके एक साथ स्टडी किया जाता है लेकिन दोनों ट्रेड्स आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स मैच नहीं होते हैं, तब उसको डाइहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। टू ट्रेड्स। अब ये मल्टीपल ट्रेड्स भी कहला सकते हैं। इसमें ट्राई हाइब्रिड क्रॉस हो सकता है, टेट्रा हाइब्रिड क्रॉस हो सकता है। तो इसमें कई सारे ट्रेड्स को लेकर के स्टडी किया जा सकता है। अब होमोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस कंडीशन का मतलब जहां पर दोनों क्रोमोसोम सेम होंगे, दैट इज नोन एज, या अलील्स दोनों सेम हो, कैपिटल टी या स्मॉल टी, कंडीशन इज नोन एज होमोजाइगस। जहां पर दोनों एलील एक जैसे हो वो कंडीशन कहलाएगी होमोजाइगस, और जहां पर दोनों एलील्स अलग अलग तरीके के हों वो कंडीशन कहलाएगी हेट्रोजाइगस। जब ये एलील एक जैसे होते हैं तो ये हमेशा प्योर वेराइटीज बनाते हैं, और जब ये एलील्स अलग अलग तरीके के होते हैं तो इन वेराइटीज को हम हाइब्रिड कहते हैं। जीनोटाइप क्या है? जीनी संरचना। किसी भी जब हम क्रॉस को स्टडी करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है, जैसे अगर हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस को स्टडी किया तो उसका रेशियो आया था 3:1। इसका जीनोटिपिक रेशियो 3:1 था, मीन्स उसका जीनोटाइप। अगर हमने एक टॉल और एक ड्वार्फ पौधे के बीच में क्रॉसिंग कराया तो F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट्स हमको मिले वो हाइब्रिड टॉल थे, हाइब्रिड लंबे थे, हाइब्रिड टॉल थे। और जब हमने उनको सेल्फ पॉलिनेशन कराया तो F2 जनरेशन में हमको कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, मीन्स जितने भी प्लांट्स थे उनका रेशियो 1:2:1 का मिला। मतलब 25% पौधे प्योर लंबे थे, 25% पौधे प्योर ड्वार्फ थे और 50% पौधे हाइब्रिड लंबे थे। तो इनके जो जीन के बेसिस पर जो रेशियो आती है उसको हम जीनोटाइप कहते हैं। इसी तरीके से फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब होता है दृश्य रूप, जो हमको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जितने भी ये पौधे थे इनमें से 75% पौधे सिर्फ लंबे थे देखने में और 25% पौधे बौने थे देखने में। तो ये रेशियो थी 3:1। तो फिनोटाइपिक रेशियो जो थी वो 3:1 थी मोनोहाइब्रिड क्रॉस की। जो देखने से दिखाई दे रहा है, सामने देखकर जो डिफ्रेंसिएशन किया जा सकता है उसे हम फिनोटाइप कहते हैं। अब डोमिनेंट कैरेक्टर्स की बात करते हैं। डोमिनेंट कैरेक्टर्स कहते हैं अगर हम किन्हीं दो पौधों के बीच में क्रॉसिंग कराएं, किन्हीं दो पौधों के बीच में क्रॉसिंग कराया, अगर प्लांट 1 है, प्लांट 2 है, प्लांट 1 में टॉलनेस का कैरेक्टर है जिसको कैपिटल टी से डेजिग्नेट किया गया। प्लांट 2 में ड्वार्फनेस का कैरेक्टर है जिसको स्मॉल टी से डेजिग्नेट किया। इनके एलील हो गए, क्रॉस पॉलिनेशन हुआ। क्रॉस पॉलिनेशन के बाद हमको एक कैपिटल और एक स्मॉल टी मिला। तो F1 जनरेशन में हाइब्रिड टॉल प्लांट्स, हाइब्रिड टॉल F1 जनरेशन। जब दो विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच में संकरण कराया जाता है तो उनमें से फर्स्ट जनरेशन जो लक्षण दिखाई देता है उसको हम डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं, और जो लक्षण छिप जाता है उसे हम रिसेसिव कैरेक्टर कहते हैं। यहाँ पर हमको सारे लक्षण टॉल दिखाई दे रहे हैं, सारे पौधे हमको लंबे दिखाई दे रहे हैं, क्यों? और जो बौनेपन का लक्षण था वो कहीं ना कहीं छिप गया है। अगर एक गिलास गर्म पानी लें, आधा ग्लास गर्म पानी लें, आधा ग्लास ठंडा पानी लें और उसको मिक्स कर लें तो पानी नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, एक टॉलनेस का जीन था और एक ड्वार्फनेस का जीन था। कायदे से जो प्लांट्स थे वो मीडियम साइज के होने चाहिए थे, लेकिन मीडियम साइज के नहीं हुए। F1 जनरेशन में जितने पौधे मिले वो सब कैसे थे? लंबे थे। अब जो ये लंबापन का जीन था ये एक डोमिनेंट कैरेक्टर था, और जो ये ड्वार्फनेस का जो जीन था ये एक रिसेसिव कैरेक्टर था।
डोमिनेंट या प्रभावी लक्षण और रिसेसिव या फिर अप्रभावी लक्षण। जो लक्षण प्रथम पीढ़ी में दिखाई देता है वो डोमिनेंट लक्षण कहलाता है और जो लक्षण प्रथम पीढ़ी में छिप जाता है वो रिसेसिव गुण कहलाता है, रिसेसिव कैरेक्टर कहलाता है। डोमिनेंट कैरेक्टर को हमेशा हम कैपिटल लेटर से डेजिग्नेट करते हैं और रिसेसिव कैरेक्टर को हमेशा हम उसी के स्मॉल लेटर से डेजिग्नेट करते हैं। इसके बाद F1 जनरेशन। F1 जनरेशन का मतलब जब हम किन्हीं भी दो प्लांट्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर कराते हैं तो जो भी संतति उत्पन्न होती है उसे हम F1 जनरेशन कहते हैं। अब सेल्फ पॉलिनेशन कराने पर F2 जनरेशन, फिर F3 जनरेशन, इस तरीके से संततियों के बारे में, उनकी प्रोजेनिस के बारे में स्टडी करते जाना F1 जनरेशन, F2 जनरेशन कहलाते हैं। जीनोम क्या है? जीनोम वर्ड है अ सिंगल सेट of chromosomes, या फिर कह सकते हैं हैप्लॉइड कंडीशन। हैप्लॉइड कंडीशन का मतलब जहां क्रोमोसोम्स हाफ इन नंबर से डेजिग्नेट किए जाए, इसको स्मॉल n से डेजिग्नेट करते हैं। मान लीजिए ह्यूमन सेल में हमको पता है 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, जिस यहां कह सकते हैं 46 क्रोमोसोम्स। इस 23 पेयर में 23 प्लस 23 या कह सकते हैं 22 प्लस x है x, 22 प्लस x और y। तो दिस इज नोन एज अ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम या फिर अ जीनोम ऑफ अ क्रोम। अब नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट टर्म है यहाँ पर चेकर बोर्ड। चेकर बोर्ड का मतलब इसको हम पुन्नेट स्क्वायर के नाम से भी जानते हैं। पुन्नेट नाम की साइंटिस्ट जिन्होंने इसको इजीली लर्न करने का तरीका बताया था। मान लीजिए हमने किन्हीं दो प्लांट्स के बारे में बात किया, क्रॉसिंग ओवर कराया, एक टॉल था प्योर टॉल, एक प्योर ड्वार्फ था, क्रॉसिंग हुआ F1 जनरेशन में कैपिटल T स्मॉल t। ये कैपिटल T स्मॉल t कैसे आया, इसको हम स्टडी कर सकते हैं चेकर बोर्ड की सहायता से। एक जीन है कैपिटल, एक एलील और कैपिटल, एक एलील स्मॉल, एक एलील और स्मॉल, दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर का है कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t एंड कैपिटल T स्मॉल t। मीन्स यहाँ पर 100% हाइब्रिड टॉल प्लांट्स में जिनका जीनोटाइप कैपिटल T एंड स्मॉल t का था। अब इनके बीच में सेल्फ पॉलिनेशन कराया। सेल्फ पॉलिनेशन में दो एलील्स हैं हमारे पास, एक कैपिटल T का और एक स्मॉल t का। कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T कैपिटल T कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t एंड स्मॉल t स्मॉल t। मीन्स 25% प्योर टॉल, 50% hybrid tall and 25% pure dwarf। इसी तरीके से हम एक कैरेक्टर, दो कैरेक्टर या ज़्यादा कैरेक्टर्स को लेकर के स्टडी करने के लिए हम पुन्नेट स्क्वायर का यूज करते हैं। दिस इज नोन एज चेकर बोर्ड। अब मैंडल के लॉज के बारे में बात करेंगे। मैंडल ने अपने लॉज कैसे प्रपोज किए थे, कौन कौन से लॉज थे जो मैंडल ने प्रपोज किए थे। हम लोगों ने मैंडल के छोटी सी ब्रीफ हिस्ट्री को स्टडी कर लिया, कुछ टर्म्स हम लोगों ने स्टडी कर लिए। उसके बाद मैंडल ने मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया था इसके बारे में जान लिया और मैंडल को उनके काम में सफलता क्यों मिली थी इसके बारे में आपने जान लिया।
अब हम लोग लॉस ऑफ मैंडल्स के बारे में बात करेंगे, जिनको लॉस ऑफ इनहेरिटेंस भी कहते हैं। लॉज ऑफ इनहेरिटेंस प्रपोज किए थे मैंडल ने। यहाँ पर 3 लॉज थे। नंबर 1 लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, and law of independent assortment. लॉ ऑफ डेटर्मिनेंस, इसको कह सकते हैं प्रभाविता का नियम। प्रभाविता वर्ड प्रभावी गुण से आता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम, पृथक हो जाना, अलग अलग हो जाना। एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मतलब किसी भी गुण का आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स न हो जाना। लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, दोनों लॉज जो थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड थे। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये डायहाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड था। लॉ ऑफ डोमिनेंस या प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या फिर पृथक्करण का नियम, एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या फिर स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इन तीनों लॉज के बारे में हम लोग अगले सेशन में, अगले लेक्चर में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।